हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सेट केमिस्ट्री के साथ। हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज पीएच। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन, कोई फीस पे नहीं करनी है। यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज पीएच। पीएच होता क्या है? पीएच बोला जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर इसको अगर हम बोलें सो दिस इज पोटेंस डिहाइड्रोजन, इसे बोलते हैं पोटेंस डिहाइड्रोजन। ठीक है, ये पोटेंस डिहाइड्रोजन का मतलब इंग्लिश में है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन पावर। क्लियर? तो ये चीज ये बताती है कि भाई H प्लस कितना प्रेजेंट है, H प्लस कितना प्रेजेंट है मेरे सोल्यूशन में। H प्लस किसके लिए होता है? एसिड के लिए होता है H प्लस, है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो pH है, दिस pH एक्चुअली टेल्स कि कितना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं pH इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन H प्लस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? log 1 अपॉन H प्लस। इसका मतलब यह है कि pH H प्लस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर pH क्या है? ये log 1 अपॉन H प्लस, यही है ना। अब अगर आप pH को बढ़ाते हो तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं ना, ये कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं। मतलब H प्लस को मैंने अंदर लिखा है और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। सो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा अगर pH का नंबर बढ़ेगा। और अगर pH एक्चुअली है क्या? ये है ना 0 से लेके 14 तक वैल्यूज हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, इस तरीके से। तो वो जो pH की वैल्यूज हैं जो 0 से लेके 14 तक जाती हैं, उसमें बीच में आता है बिल्कुल 7। तो 7 को तो हम बोलते हैं कि भाई ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, 0 से लेके 6.9 तक एसिड्स होते हैं, 7.1 से 14 तक हमारे पास बेसिस होते हैं। ठीक है, और यहां पे वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये है बेसिस। अब ध्यान से देखिए, ये एसिड है। अगर कोई एसिड है 1 जिसका pH है 1, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब हम ये बोलते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे जितना आप लेफ्ट साइड की तरफ आओगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, और जितना राइट साइड की तरफ जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, फिर बीच में हमारे आते हैं ये वाले माइल्ड एसिड एंड माइल्ड बेस, और फिर आते हैं हमारे वीक एसिड एंड वीक बेस, इस तरीके से। तो आप अगर मैं सिर्फ एसिड की बात करूं पहले, तो अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत H प्लस है, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका pH कम होगा। और अगर H प्लस कम है तो उसका pH ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। ठीक है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका pH ज्यादा होगा उसमें H प्लस कम होगा, जिसका pH कम होगा उसमें H प्लस ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज एक्चुअली log 1 अपॉन H प्लस, मतलब 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो इस वे में, नेगेटिव log ऑफ H प्लस। नेगेटिव log ऑफ H प्लस सेम वही चीज बताता है जो ये बता रहे हैं। नेगेटिव log ऑफ H प्लस मतलब pH बढ़ेगा तो H प्लस कम हो जाएगा, H प्लस बढ़ेगा तो pH कम हो जाएगा। ठीक, ये हमने देखा अभी कि भाई एक्चुअल में pH है क्या। ये मेजर है H प्लस आयन का। H प्लस आयन कितने हैं उसको मेजर करता है pH। ठीक,
द स्केल इंडिकेटिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीएच वैल्यूज इज कॉल्ड पीएच स्केल। ये मैंने आपको अभी बताया कि पीएच स्केल क्या होती है, हमने अभी एक स्केल देखी थी ना जिसमें 0 से लेके 14 तक थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। The pH scale is expressed by a series of positive numbers between 0 and 14. 0 से 14 तक के numbers present होते हैं, इसमें सब positive value। ठीक है, फिर the pH scale is simply thought as a series of numbers which indicate the acidic or basic nature of a solution। जो ये बताते हैं कि भाई कोई solution acidic है या कोई solution basic है। तो acidic या basic बताने के लिए ये pH यूज किया जाता है, और pH scale वो numbers की एक पूरी series होती है जो ये बताती है कोई चीज कितनी acidic है या कोई चीज कितनी basic है। ठीक, न्यूट्रल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में न्यूट्रल सॉल्यूशन विथ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 to the power -7 मोल्स पर लीटर हैज अ पीएच ऑफ 7, उसका पीएच 7 होता है। वहीं पे इफ अ सॉल्यूशन हैज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 to the power -1, उसका पीएच हो जाएगा 1। तो मतलब 10 to the power -1 अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन है 10 to the power -1 मोल्स पर लीटर, तो उसका पीएच हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि पावर अगर है और नेगेटिव वैल्यू अगर मतलब पावर पे अगर नेगेटिव में नंबर बढ़ रहा है तो भाई एक्चुअल में नेगेटिव वाला नंबर छोटा होता है, -1 से -7 छोटा है, -7 छोटा है। तो अगर -7 मोल्स पर लीटर हुआ तो भाई बहुत कम हुआ ना वो तो, और H प्लस अगर कम होगा तो वैसे भी पीएच जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो 10 to the power -7 पीएच 7 बढ़ गया, पीएच मतलब H प्लस कम है। और यहां देखो 10 to the power -1, 10 to the power -1 एक बड़ा नंबर है तो उसका पीएच जो होगा वो 1 होगा, और 1 पीएच जो होता है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, इफ अ सॉल्यूशन हैज H प्लस आयन इक्वल टू 10 to the power 14, मतलब बहुत ही कम H प्लस है, तो उसका पीएच होगा जो वो 14 होगा, उसका पीएच क्या हो जाएगा 14, मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बेसिक हो गया क्योंकि H प्लस बहुत कम है, H प्लस इज 10 to the power -14। ठीक, अब ये पूरी एक टेबल है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे हर वीडियो में मैं एक बार आपको ये चीज रिमाइंड कराता हूं कि ओलंपियाड के जो वीडियोस हैं, जो ओलंपियाड के वीडियोस हैं उसमें केमिस्ट्री को मैंने और अच्छे लेवल पे जाके 9 10th के लिए ही काफी हायर लेवल पे पढ़ाया हुआ है। तो आप यहां से जितना है उतना अच्छे से पढ़ें एनटीएससी के लिए, मगर एक बार उन वीडियोस को भी आप एक बार लाइक यू कैन हैव अ लुक ऑन फॉर दोज ऑन दोज वीडियोस, ताकि आपका कंसेप्ट और हो जाए और आप एक हायर लेवल पे पढ़ पाए, है ना। तो आप उन वीडियोस को जरूर एक बार देखें, वहां पे हायर लेवल में पढ़ाया हुआ है और हायर लेवल पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो अब हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से पीएच वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है पीएच की वैल्यूज के साथ। तो देखिए 0 पे 10 to the power 0, 10 to the power 0 इज एक्चुअली इक्वल टू 1 मतलब बहुत ज्यादा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। फिर थोड़ा 10 to the power -1 pH 1, 10 to the power -1 थोड़ा कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और कम। अब देखो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है वैसे वैसे पीएच बढ़ता जा रहा है। एंड में आप देखो H प्लस हो गया 10 to the power -14, अरे -14 तो बहुत कम है, इसका मतलब क्या H प्लस नहीं है वहां, तो वहां क्या है, वहां है OH माइनस, वहां OH माइनस है। अब ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन H प्लस एंड पीएच इन एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम ये था, जिसमें यहां से लेके यहां तक एसिड्स हैं, यहां से लेके वहां तक बेस है, बीच में न्यूट्रल है। अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जाता है क्योंकि H प्लस कम हो रहा है, H प्लस कम होगा तो OH बढ़ जाएगा। और अगर लेफ्ट की तरफ आप आगे बढ़ोगे, मतलब लेफ्ट से इधर की तरफ आते जाओगे तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, H प्लस बढ़ता जाएगा। अगर कोई चीज एसिड या एसिड है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें OH माइनस नहीं होगा। कोई चीज अगर एसिडिक है, अगर मैं एक एसिड की बात करूं तो उसमें H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा, बस बात यह है कि उसमें H प्लस ज्यादा होगा, OH माइनस कम होगा, OH माइनस कम होगा। और अगर मैं बात करूं बेस की तो बेस में भी H प्लस और OH माइनस दोनों होंगे, बट H प्लस कम होगा और OH माइनस ज्यादा होगा। तो बेस में OH माइनस ज्यादा है तो वो बेस बन गया, और एसिड में H प्लस ज्यादा है इसलिए वो एसिड है। ठीक है, फिर यहां पे उनने कलर्स दिए हुए हैं, देखिए डार्क रेड है 0, फिर जो हमारा 1 है वो रेड है, 2 है रेड, 3 जो है वो ऑरेंज रेड है, फिर ऑरेंज है, ऑरेंज येलो है, ग्रीनिश येलो है, ग्रीन है, ग्रीनिश ब्लू है। इस तरीके से कलर चेंज होते होते वायलेट तक पहुंचते हैं। यहां पे कलर इंडिकेट करके बताता है कि पीएच क्या है।
पीएच का एक सोल्यूशन होता है, पीएच का एक सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब कि उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स मिले हुए हैं, उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं हम लोग पीएच को, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स मिले हुए हैं और वो अलग अलग कलर्स देता है अलग अलग पीएच पे। तो मैंने एक सोल्यूशन लिया, उसको उसमें मैंने मिलाया, और एक सोल्यूशन लिया उसमें पीएच मिलाया, पीएच सोल्यूशन, उसका कलर आया ऑरेंज। तो मैं इस टेबल से मैच करूंगा उसका कलर कि भाई किससे मैच कर रहा है, समझ लो ऑरेंज से मैच हो गया मेरा कलर, तो उस सोल्यूशन का पीएच हो गया 4। अब खास बात क्या है, लिटमस स्ट्रॉन्ग एसिड को भी रेड दिखाएगी, माइल्ड एसिड को भी रेड दिखाएगा और वीक एसिड को भी रेड दिखाएगा। वैसे ही वो माइल्ड बेस को भी ब्लू दिखाएगा, वीक बेस को भी ब्लू दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस को भी ब्लू दिखाएगा लिटमस। बट वो भी एसिड और बेस बताता है, पीएच भी हमारा बता रहा है एसिड और बेस, बल्कि वो पीएच जो है वो ये तो बताता ही है कि एसिड है या बेस है, वो ये भी बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग, कितना माइल्ड या कितना वीक एसिड और बेस है। अगर ऑरेंज कलर आएगा तो मैं समझ जाऊंगा माइल्ड एसिड है, अगर रेड कलर आएगा तो मैं समझ जाऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर उसका ग्रीनिश येलो कलर आया तो मैं समझ जाऊंगा वो एक वीक एसिड है ना। तो पीएच ना ही केवल ये कि कोई चीज एसिड है या बेस है, वो ये भी बताता है कि कौन सी चीज कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड, कितनी वीक एसिड या कितनी स्ट्रॉन्ग बेस या कितनी वीक बेस है, ठीक है। सो इन्हें हम लोग बोलते हैं पीएच का, इसीलिए हम लोग इसको पीएच को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका है ना सोल्यूशन तो आता ही है, स्ट्रिप्स भी आती हैं। तो वही सोल्यूशन को अगर आप पेपर डाल के पेपर में अब्सॉर्ब करा लोगे उस सोल्यूशन को, पेपर को काट काट के रख लो, आप उन पेपर को आप कभी भी यूज कर सकते हो। तो वो पेपर में एक्चुअली वो सोल्यूशन को ही इम्प्रेग्नेट कराया होता है। इम्प्रेग्नेट मतलब पेपर को अब्सॉर्ब करवा लिया वो सोल्यूशन से अच्छे से, अब उन पेपर को हम यूज करते रहेंगे, तो उन्हें हम पीएच स्ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक। A mixture of several indicators which can show different colors at different concentrations of hydrogen ion in a solution is called universal indicator. H plus ion के अलग अलग concentrations को ये बताता है और इसको universal indicator बोलते हैं। अब universal indicator आपने pH को डिप कर करके तो देख लिया, एक्यूरेट आंसर के लिए बिल्कुल एक्यूरेट 6.4, 6.3, 6.2, कितना पीएच है 7.8 है, 7.4 है, तो इतने एक्यूरेट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, पीएच मीटर। आजकल हमारे पास पीएच मीटर्स हैं। पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो पीएच मीटर सीधा आपको सोल्यूशन का करेक्ट एग्जैक्ट एक्यूरेट पीएच बता देता है, ठीक है। कुछ सॉल्यूशंस के पीएच दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें मेमोराइज कर सकते हैं। लाइक 1 MHCl इज 0, 0.1 MHCl इज 1, गैस्ट्रिक जूस 1 to 2, लेमन जूस 2.2 to 2.4, एसिड रेन इज 4 to 5, रेन वाटर 5.6, यूरिन 5.5 to 7.8 and saliva 6.2 to 7.6, from slightly acidic to slightly basic on an average होता है, पर जनरली लोगों का स्लाइटली अल्कलाइन, हल्का सा अल्कलाइन होता है, कुछ लोगों का हल्का सा एसिडिक। 6.8 से 7.2 7.4 तक ज्यादा अच्छा क्लोज फिगर होगा बताना, ठीक। आप इनके पीएच को स्क्रीनशॉट लेके, जैसा कि बोला कि आप इनको एक बार मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर विनेगर है, ऑरेंज जूस है, टोमेटो जूस है, बियर है, कॉफी है, ब्लड है, सी वाटर है, NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड बेस है, NaOH है, और एक 0.1 m NaOH है, एक 1 m NaOH है। तो NaOH में भी जिसमें ज्यादा पानी होगा उसका पीएच कम होगा, और जिसमें कम पानी होगा उसका पीएच ज्यादा होगा। बेस की बात कर रहा हूं। वैसे ही अगर आप एसिड को देखोगे तो जिसमें कम पानी होगा वह एसिड का पीएच कम होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसमें पानी ज्यादा होगा जिस एसिड में उसका पीएच ज्यादा होगा, मतलब वो एसिड थोड़ा सा कमजोर है, ठीक। जला या आपको दोनों देंगे हाथ पे गिर गए तो। Higher the concentration of H plus ion, lower is the pH, पढ़ चुके हैं। For example, among two solutions A and B having pH 3 and 6, the solution A has higher hydrogen ion concentration. जिसका pH कम है उसके पास H plus ion का concentration ज्यादा है। The pH of human saliva, अच्छा pH sensitivity of animals and plants आ गया है। So the pH of human saliva and human blood are 6.2 to 7.6, ये saliva का है, and 7.36 to 7.42 ये हमारे blood का pH है, ठीक है। मेमोराइज आप इन वैल्यूज को कर सकते हैं। The pH of our gastric juice and urine, our gastric juice है 1.0 to 2.0, और यूरिन जो है that is 5.5 to 7.8,
स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। द पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय द हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बनिक एसिड सिस्टम। इससे हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बनिक एसिडिक सिस्टम हमारे ब्लड में होता है, इसलिए हम ब्लड को एक नाम देते हैं बफर। बफर का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा सोल्यूशन जो पीएच मेंटेन करके रखता है। ब्लड अपना पीएच मेंटेन करके रखता है। बफर में अगर आप थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस डाल भी दोगे ना तो बफर का पीएच चेंज नहीं होगा। बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है, एक ऐसा लिक्विड होता है कि जिसमें आप थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस डाल भी दो तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा, वो बड़े अच्छे से अपने पीएच को बैलेंस करके मेंटेन करके रहेगा, ठीक है। सो ब्लड क्या है, एक बफर है, ये चीज ध्यान रखना। उसमें सिस्टम चलता है हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड सिस्टम। हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस होता है, कार्बोनिक एसिड एसिड होता है। ये माइल्ड एसिड, ये माइल्ड बेस है, ये माइल्ड एसिड है, इसलिए ये लोग ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। इफ देयर अकर्स डिविएशन इन द अबव पीएच, our system will not work properly and we become prone to diseases। अगर हमारे पीएच में कुछ गड़बड़ हो जाए, बॉडी में जहां जहां जो पीएच बोला हुआ है, अगर इसमें गड़बड़ हो जाए तो फिर हमारी बॉडी में फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है और हमको डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक। pH sensitivity of animals and plants ही है अभी। enzymes function efficiently only at a definite pH। enzymes का function भी definite pH पे ही होता है। salivary amylase को slightly alkaline चाहिए। फिर पेट में अगर आप जाओगे तो वहां पे पेप्सिन है। पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। थोड़ा सा नीचे और आओगे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहां बाइल जूस और आपके ट्रिप्सिन है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है और लाइपेज है। तो उसमें से जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, वो ट्रिप्सिन जो है उसको बेसिक मीडियम चाहिए, तो बाइल जूस मीडियम को बेसिक बनाता है ताकि ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में एक्ट कर सके। तो एंजाइम्स हमेशा एक डेफिनेट पीएच पे ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम ट्रिप्सिन एक्ट्स बेस्ट एट एन अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक। द रेन और स्नो हुज पीएच इज लेस देन 5.1 इज कॉल्ड एसिड रेन। ऐसी बारिश जिसका पीएच 5.1 से भी कम हो उसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। ये क्यों होती है, जब पॉल्यूशन हो जाता है ना तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स बहुत हो जाते हैं। तो इनमें जब बारिश के पानी में ये गैसेस मिलती हैं तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है, तो ये एसिडिक बना देती हैं वो उस रेन को, और जब वो बारिश बरसती है तो एसिड रेन बन के बरसती है, ठीक है। When such acid rain water pH 4 to 5 flows into rivers, the pH of river water decreases। इससे pH river waters का डिक्रीज हो जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स मरने लगते हैं कम pH में, ठीक है। सो वो इकोसिस्टम को बिगाड़ सकता है pH का चेंज होना। Such acidic river water is toxic to aquatic life and vegetation, and plant require a specific pH range of soil for their healthy growth। प्लांट को अपनी खुद की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए है, एक स्पेसिफिक पीएच। ऐसा नहीं किसी भी पीएच में, एसिड में प्लांट को ग्रो कर दिया या बेसिक पीएच में प्लांट को ग्रो कर दिया। प्लांट को प्रॉपर एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है, उसी पे वो अच्छे से ग्रो कर पाता है, ठीक। अब आता है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन डेली लाइफ, मतलब हमारे डेली लाइफ में पीएच का कहां कहां पे इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में तो हमारे गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो है वो 1.4 से भी कम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए मेरे पेट में, मैंने खूब खाना खा लिया तो उसमें बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस हो गया, इनडाइजेशन हो गया, तो इनडाइजेशन होने के कारण क्या होने लग जाएगा, हमको स्टमक पेन होने लग जाएगा। हार्ट बर्न, मतलब यहाँ पे हार्ट के जो पास का हिस्सा होता है ना, यहाँ स्टमक है, हमारे स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा जलन करने लगता है, उसे हार्ट बर्न बोलते हैं, क्योंकि छाती में, चेस्ट में वो जलन होती है, उसे हार्ट बर्न बोलते हैं। तो अगर कभी एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सेक्रीशन हो गया तो आपको इरिटेशन, पेन और हार्ट बर्न, स्टमक में और हार्ट में, हार्ट के आसपास के एरिया में बर्न होने लगेगा। हार्ट में नहीं होगा, आसपास के एरिया, मतलब स्टमक के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक। टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड एसिडिटी, पेन से और एसिडिटी से आराम पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सब्सटेंस का सेवन करते हैं जिसे हम बोलते हैं एंटासिड। और ये एंटासिड जो होता है एक्चुअल में ये होता है एक माइल्ड बेस, हल्का बेस होता है ये,
और ये हल्का बेस जो है जैसे कि जेलुसिल, आपने सुना होगा जेलुसिल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये MgOH होल ट्वाइस, तो MgOH होल ट्वाइस, जेलुसिल, इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ये सब हल्के बेसिस होते हैं। अगर आप इनको कंज्यूम कर लो तो ये आपके पेट में जाके एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज वर्ड यहां मैं इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हम सब ने चैप्टर जो हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, विच वाज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 7th क्लास में भी एसिड बेसिस सॉल्ट्स नाम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में भी हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है, जो कि क्या है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन, इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ये बनना। ठीक, सो ये हुआ हमारा वो माइल्ड बेसिस जो हमारे पेट की जलन को, एसिड के कारण जो जलन हो रही है, एसिडिटी को सही कर सकते हैं। ठीक, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफी कॉमनली यूज है। कई बार लोग, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, तो ध्यान से देखिएगा, बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको भी थोड़ा सा पानी में मिला के अगर पी लोगे तो भी आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक माइल्ड बेस है, हल्का बेस। ठीक, पीएच डिपेंडेंट टूथ डिके, दांत खराब होना पीएच के कारण, पीएच चेंज के कारण। अगर आपके माउथ का, बकल कैविटी का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे गिर जाए, इसका मतलब दांत खराब होने का टाइम आ चुका है। हमारे दांत में इनामल होता है, जो सबसे टॉप का ऊपर की लेयर होती है व्हाइट कलर की, स्ट्रॉन्ग, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है। वो इनामल जो होता है वो बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और कैल्शियम फॉस्फेट का एक फॉर्म है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज एक्चुअली अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, तो ऑर्गेनिक एसिड्स में हमारे CH3COO- आयन निकलता है, CH3CH2COO-, ऐसे CH3CH2CH2COO-। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब यहां जो जहां जहां भी माइनस लगा है ना, यहां H है, यहां H है, H+ निकल गया, तो वह H+ इन्हीं में से तो निकलता है, H+ निकला तो ये माइनस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस बन जाते हैं। तो अभी आप इनको देखो, ये आयन्स हैं और इनमें साथ में H+ जुड़ा हुआ होता है, H आयन। ठीक है, जो एसिड, जिसके कारण एसिडिटी होती है, H+ के कारण ही तो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ये हमारे दांतों में प्रेजेंट कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स, जो कि धीरे धीरे हमारे दांतों के ऊपर के सरफेस को खराब करने लगती हैं। वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, जलता जाता है, जलता जाता है। और ये एसिड बनते कहां से हैं? हम एसिड थोड़ी खा रहे हैं, या तो हमने कुछ स्वीट, कुछ भी चॉकलेट वगैरह खा ली, या रात को खाना खाने के बाद कुल्ला अच्छे से नहीं किया या ब्रश नहीं किया रात के टाइम पे, तो उससे क्या हुआ, हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो बैक्टीरिया हमारे खाने के पार्टिकल्स जो दांत में फंसे हैं उसमें आ जाता है और वहां आके एसिड प्रोडक्शन शुरू कर देता है, इनमें से कोई भी एसिड। वो एसिड मेरे दांत में प्रेजेंट कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट करके कैल्शियम सॉल्ट्स बनाने लगता है, जो कि सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल, और वो आराम से निकल, जैसे जो हमारा सलाइवा है उसके साथ पेट में चले जाते हैं, गए, दांत जाने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा, और इसके कारण दांतों में कैविटी आ जाती है। जो बोलते हैं ना हम लोग, कीड़े लग गए, वो दांतों में कैविटी आ गई है क्योंकि बैक्टीरिया ने उनको एसिड प्रोड्यूस करके जला दिया है। ठीक है, Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट, इसके साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो कैल्शियम का एक सॉल्ट बनता है और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड है और ये वो कैल्शियम का सॉल्ट है जो पानी में आराम से घुल जाता है और वो दांतों को गला गला के ले जाता है अंदर। दांत कम होते जाएंगे, आपके क्या होते जाएंगे, जो टॉप की इनामल होती है वो जाती है और उसकी जगह डेंटाइन आ जाती है। वो जो अंदर इनामल के अंदर की लेयर है ना, डेंटाइन, वो आ जाती है। डेंटाइन हल्की सी पीली लेयर होती है, तो दांतों में पीलापन आने लग जाता है। इसलिए अगर अपने दांत बचाने हैं तो रात को सोने से पहले टूथब्रश पे पेस्ट लगाओ और फिर ब्रश करो। क्यों टूथपेस्ट पे, हमने टूथब्रश पे पेस्ट लगाया? पेस्ट खाली भी तो घुमा सकते थे टूथब्रश को, पार्टिकल्स ही तो हटाने, नहीं। अगर एसिड प्रोड्यूस भी हो गया है या किसी कारण होगा तो वो जो पेस्ट है वो बेसिक होता है नेचर में। टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होता है,
तो वह हमारे दांतों में जो भी पार्टिकल फंसे हैं वो तो हटते ही हैं, साथ ही साथ में अगर कोई एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कुल्ला करने के बाद भी मुंह में जो है वो पेस्ट की फ्रेशनेस रह जाती है। अब वो फ्रेशनेस जो रह गई उसने मेरे मुंह को, बकल कैविटी को बेसिक बना दिया है। वो बेसिक जो बना हुआ मेरे मुंह की बकल कैविटी है, रात भर में अगर कभी एसिड प्रोड्यूस हो भी गया तो उसे न्यूट्रलाइज करती रहेगी, सुबह तक मेरे दांत सेफ रहेंगे। सुबह का ब्रश जो लोग करते हैं, सिर्फ सुबह का ब्रश, वो फ्रेशनेस के लिए करते हैं, सिर्फ फ्रेशनेस के लिए। बट जो दांतों के लिए फायदेमंद होता है वो रात का ब्रश होता है, सोने से पहले का। ठीक है। Our saliva, being slightly alkaline in nature, neutralizes only a small fraction of above acids, and a major part of the acid still remains in the mouth. Slightly alkaline हमारा जो saliva होता है वो थोड़ा बहुत एसिड को न्यूट्रलाइज तो कर देता है, बहुत ज्यादा एसिड को नहीं कर पाता। टूथपेस्ट जो होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं नेचर में और इन एसिड्स को आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। टूथपेस्ट में साथ ही साथ में एक कलरलेस कोटिंग मटेरियल होता है जो हमारे दांतों के ऊपर चढ़ता रहता है और ये कोटिंग मटेरियल हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक। एज अ रिजल्ट टीथ आर नॉट सो इजीली अटैक्ड बाय एसिड्स, और ये एसिड्स कहां से आते हैं? बैक्टीरिया से। इन द फ्लोराइड टूथपेस्ट सोडियम फ्लोराइड इज एडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टूथ डिके। जो फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट होते हैं उसमें सोडियम फ्लोराइड नाम का केमिकल होता है, वो हमारे दांतों को खराब होने से बचाता है। सोडियम फ्लोराइड हमारे दांतों में जो प्रेजेंट कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फ्लोराइड नाम का इनसोल्यूबल मटेरियल तैयार कर देता है। इनसोल्यूबल समझते हो, जो पानी में घुलता ना हो। इनसोल्यूबल मटेरियल कैल्शियम फ्लोराइड नाम का तैयार कर दिया, और ये कैल्शियम फ्लोराइड हमारे ही दांतों के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है। वो लेयर जो है वो दांतों को प्रोटेक्ट करती है। ठीक। एज अ रिजल्ट दीज एसिड्स कैन नॉट अटैक कैल्शियम फॉस्फेट, जिसके कारण वो जो एसिड अगर प्रोड्यूस हो भी गए बैक्टीरिया से तो मेरे दांतों को खराब नहीं करेंगे। Ca3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट जब सोडियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट बनाता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट मेरे दांतों के ऊपर एक लेयर बना लेता है जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एसिड्स इन जॉइंट्स एंड फटीग्ड मसल्स। इसका मतलब यह है कि जॉइंट्स में और फटीग्ड मसल्स का मतलब होता है जो थकी हुई मसल्स होती हैं। थकी हुई मसल्स में हमारे पड़ जाते हैं क्रैम्प्स। ठीक है, मसल क्रैम्प्स बोला जाता है इनको। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, किसी दिन बहुत ज़्यादा खेल लिया, अभी तक खेल नहीं रहे थे, एकदम से दौड़ लगा लिया, फुटबॉल खेल लिया या क्रिकेट खेल लिया, तो कोई अगर हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में क्या हो रहा है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन तो भाई मैं उतनी ही ले रहा हूं, काम ज्यादा करना पड़ रहा है, आदत नहीं है उतने काम की, तो मेरे मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बट एनर्जी प्रोड्यूस करना तो रोक नहीं सकते, तो कम ऑक्सीजन में ही एनर्जी का प्रोडक्शन कर देते हैं। एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, बट साथ में प्रोड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड जॉइंट्स में और मसल्स में जमा हो जाता है, जो कि मसल्स और जॉइंट में पेन करने लगता है। देखिए, the accumulation of metabolic waste such as uric acid in joints lead to the disease called gout, which causes pain in the joints. During strenuous exercise, the oxygen supply to the muscles is unable to keep pace with the rate of aerobic metabolism for release of energy, and the muscle cells switch over to anaerobic respiration या metabolism for release of energy, which causes accumulation of lactic acid. तो कभी कभी जॉइंट में अगर बहुत पेन होने लगता है ना, तो उसमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है हमारी बॉडी में, प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं हो रहा है यूरिक एसिड, तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, और अगर अत्यधिक काम कर लो, मेहनत कर लो, तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है मसल्स में। ठीक, इन्हीं के कारण अब यहां वही तो लिखा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बहुत भारी काम कर लिया, तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की, नहीं मिली, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर दिया बॉडी ने, जिसका रिजल्ट है लैक्टिक एसिड। टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स, अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले लेते हो तो जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट हो, अगर जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट हो तो उससे हमें थोड़ा आराम मिल जाता है। क्यों? बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट जाता है, जहां लैक्टिक एसिड जमा होता है वहां से H+ को हटा के कैल्शियम खुद लग जाता है और बना लेता है कैल्शियम लैक्टेट,
और ये कैल्शियम लैक्टेट जो है वो यूरिन के थ्रू ब्लड में जाता है, ब्लड से किडनी में पहुंचता है, किडनी में वो छन जाता है, छन के यूरिन के फॉर्म में निकाल दिया जाता है। तो कैल्शियम के सप्लीमेंट लेके आप अपने मसल क्रैम्प्स को सही कर सकते हो। ठीक। सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। एंट बाइट, चींटी का काटना, या फिर मधुमक्खी का डंक मारना, बी स्टिंग, या फिर एक प्लांट होता है निटल प्लांट या नेटल प्लांट, निटल प्लांट या नेटल प्लांट। तो ये निटल प्लांट या नेटल प्लांट जो होता है, इसके है ना लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये स्टिंगिंग होते हैं, डंक मारते हैं। मतलब अगर ये मेरे स्किन से रगड़ गए तो स्किन से रगड़ जाएंगे तो क्या होगा, स्किन में फॉर्मिक एसिड, इसमें फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड उसका नाम होता है, वो मेरी स्किन में इंजेक्ट हो जाएगा। जब वो स्किन में जाएगा तो इरिटेशन, पेन, रेडनेस, इचिंग ये कॉज करेगा। सेम एंट बाइट और बी स्टिंग में भी होता है। एंट बाइट में भी मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड रिलीज हो जाता है स्किन में, और बी स्टिंग में भी जब मधुमक्खी डंक मारती है तो फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मिथेनोइक एसिड ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, सो अब क्या किया जाए, कैसे आराम पाया जाए? थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके उसको रब कर सकते हो। कई जगह पे क्या होता है, जैसे कि जो हमारे विलेज वाले एरियाज होते हैं, विलेज ही नहीं, अब गांव वगैरह में ही नहीं, शहर में भी ये चीज होती है, जो हमारे दादा लोग होते हैं या मम्मी पापा होते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि लोहे की या फिर कोई मेटल की चीज को घिस लो उस जगह पे। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा या मेटल जो होता है, जो हमारा लोहा या मेटल होता है ना, वो बेसिक होता है नेचर में, वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या है नेचर में? बेसिक। अब जब बेस एसिड पे लगेगा तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा। टूथपेस्ट रब कर लो, थोड़ा सा मॉइस्ट करके टूथपेस्ट को रब कर लो, या बेकिंग सोडा जो है उसको हल्का सा मॉइस्ट करके पेस्ट बना के रब कर लो, या फिर लोहे की या मेटल की कोई चीज, मेटल भी ऐसे नहीं कि सोना चांदी घिस लिया, सोना चांदी से कुछ नहीं होगा, लोहा है, मैग्नीशियम है या जिंक है, इनको अगर आप घिस लोगे थोड़ा सा तो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें बेस होता है, बेसिक होती है चीजें, जब एसिड पे टच होती हैं तो सही कर देती है। तो अगर कभी मधुमक्खी ने डंक मार दिया है या चींटी ने काट लिया है, निटल प्लांट लग गया है, तो आप यहां रब कर सकते हो। निटल प्लांट का एक और तोड़ होता है, दैट इज डॉक प्लांट। निटल प्लांट जो है वो जंगली पौधा है, निटल प्लांट जो है वो जंगली पौधा है, और जंगली पौधे के तोड़ के रूप में भी एक और जंगली पौधा डॉक प्लांट होता है, जिसका नेचर बेसिक होता है। कभी निटल प्लांट अगर रगड़ गया और उससे दाने हो गए, जलने लगा, तो इमीडिएटली आप डॉग प्लांट को ढूंढ लो, डॉग प्लांट की पत्तियों को तोड़ के थोड़ा सा उसको रस निकाल के वो रस लगा लो, या पत्तियों को सीधा जोर से रब कर दो उधर, मतलब इतना रब करो कि वहां पत्ती क्रश हो जाए। जब क्रश होगी तो उसका बेसिक सब्सटेंस जो अल्कलाइन सोल्यूशन है वो बाहर आएगा और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, आपको आराम दे देगा। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट कर। निटल प्लांट में एसिड है तो कोई उसे खाने ही नहीं आएगा, प्रोटेक्शन हो गया उसका, सब दूर से चलेंगे उससे, है ना। मधुमक्खी से हम दूर रह के चलते हैं, चींटी से दूर रह के चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें ये एसिड्स होते हैं। तो ये उनका क्या है, एक सेल्फ डिफेंस का एक मैकेनिज्म है। ठीक, सो हमारी द हर्बेशियस प्लांट निटल प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय कवरिंग इट्स जैग लीव्स विद स्टिंगिंग हेयर्स, डंक मारने वाले हेयर। When our body comes in contact with nettle leaves, जब हमारी बॉडी निटल लीव्स के कांटेक्ट में आती है, the hair are stung on our skin and we get burning pain due to the injection of methanoic acid। या मैंने आपको बताया, rubbing the affected area of the skin with mild base such as baking soda gives relief to the pain and irritation। ठीक। रोल ऑफ पीएच इन ब्लड, ब्लड में रोल क्या है भाई? पीएच का जो हमारा ब्लड होता है वो हल्का एल्कलाइन होता है। क्यों एल्कलाइन होता है? बेसिक। कभी ब्लड का गलती से कभी टेस्ट हो जाए, अगर कहीं पे गाल या फिर जीभ कट जाए, होंठ कट जाए, तो उसमें ब्लड का देखना हमेशा जो टेस्ट होता है वो हल्का सा कड़वा सा होता है, हल्का सा बिटर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिटर नहीं, हल्का बिटर। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्यों? उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, और जो आयरन है वो मेटल है, मेटल जो होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, सो इस कारण से उनका बेसिक पीएच होता है। आवर बॉडी बिकम्स प्रोन टू डिजीज व्हेन द पीएच ऑफ आवर ब्लड डिविएट्स फ्रॉम दिस रेंज। अब कभी अगर हमारा ब्लड का पीएच इससे चेंज हो जाए तो हमें डिजीजेस हो सकती है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है। ठीक।
फंक्शन ऑफ एंजाइम्स एट डेफिनेट पीएच, एंजाइम्स भी एक डेफिनेट पीएच पे काम करते हैं और वो बायोलॉजिकल पीएच है 7 to 7.5, इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं सीधा। Function of kidney against wide range of pH. The ability of our kidney to excrete acids and bases is of great significance as it keeps the kidney working against wide variation body range, body pH. हमारी बॉडी में इतनी जगह pH चेंज होते हैं, बट हमारी किडनी को सारे pH पे काम करने की आदत है, वो बेसिक, एसिडिक सारे pH पे काम कर लेती है। तो किडनी की एबिलिटी इज एक्चुअली वेरी गुड while it works on different pH ranges, एसिड हो या बेस हो, ठीक है। एसिड्स इन रीगेनिंग शाइन ऑफ टार्निश्ड कॉपर यूटेंसिल, ठीक है। कॉपर कभी, टार्निश्ड कॉपर यूटेंसिल का मतलब होता है कि कॉपर का जो कोई वेसल है उसमें टार्निश आ गया है, टार्निश आ गया मतलब वो पूरा हरा हो गया है, कॉपर का कोरोजन हो गया है। सो द टार्निशिंग ऑफ कॉपर यूटेंसिल्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड हो सकता है, या तो अगर कभी वैसे कॉपर का ऑक्साइड तभी बनता है जब कॉपर को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो, अदरवाइज टार्निशिंग ऑफ कॉपर जो होगा वो जनरली ग्रीन होता है, मगर ब्लैक कलर भी जमने लगता है कॉपर पे, हल्का फुल्का रिएक्शन तो ऑक्सीजन के साथ वो अलग अलग कंडीशंस में कर ही लेता है, ठीक है। तो कॉपर के यूटेंसिल्स पे भाई कोरोजन हो गया। द शाइन ऑफ टार्निश्ड कॉपर यूटेंसिल इज रीगेन्ड बाय रबिंग द यूटेंसिल विथ लेमन, लेमन में होता है एसिड, ये है मेटल, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड जो बेसिक है उसको अगर आप लेमन से घिसोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, है ना। और वो सॉल्ट जो होता है वो पानी में सोल्यूबल होता है, पानी से धोते हो तो वो बह जाता है। सो लेमन कंटेन्स सिट्रिक एसिड विच रिएक्ट विथ कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर सिट्रेट। कॉपर ऑक्साइड के साथ लेमन के सिट्रिक एसिड ने कॉपर सिट्रेट बना लिया और ये पानी के साथ मिलके धुल के निकल जाता है। इस तरीके से कॉपर के चीजों को आप एसिडिक चीजों से घिस के साफ कर सकते हो, ठीक है। एसिड इन रिमूविंग द रस्ट स्टेन, रस्ट स्टेन अगर हमारे कपड़ों पे कभी लग जाए तो रस्ट स्टेन, अब रस्ट मतलब क्या है, आयरन, आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड बेसिक है, वो बेसिक आयरन ऑक्साइड जो हमारे कपड़ों पे कभी लग गई है तो उस पे है ना ऑक्सैलिक एसिड का एक सॉल्यूशन बना के अगर आप घिस दोगे रस्ट पे, तो रस्ट का मतलब जंग के दाग भी कपड़ों से हट जाते हैं अगर ऑक्सैलिक एसिड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन से उस जगह को साफ कर दो तो, ठीक है। सो रस्ट स्टेन्स ऑन आवर क्लोथ्स इज रिमूव्ड बाय अप्लाइंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टू द रस्ट स्पॉट्स ऑन आवर क्लोथ्स, ठीक। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, प्लांट जो है वो सबसे अच्छा 7 के आसपास में ग्रो करते हैं, हल्का सा बेसिक, हल्का सा एसिडिक चलता है, ठीक। Soils having pH values in the alkaline region or a highly acidic region are not favorable for the growth of plants. जिनका बहुत बेसिक या बहुत एसिडिक pH होता है वो सॉइल कतई अच्छी नहीं होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक। Hence a farmer should treat the soil of his field with quicklime, quicklime मतलब चूना, स्लेग लाइम चूने को पानी में मिला के, या चौक कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड से फार्मर जो है वो अपनी सॉइल को ट्रीट कर सकता है अगर पीएच जो है वो एसिडिक हो गया है। तो ये चीजें बेसिक होती हैं। अगर कभी मेरी सॉइल, मैं फार्मर हूं, मेरी सॉइल जो है खेत की वो एसिडिक हो गई है तो मैं चूना मिला दूंगा या चूने का पानी या चौक मिला दूंगा उसमें, इससे क्या होगा, मेरा सॉइल का पीएच जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और ऐसे ही कभी अगर मेरे सॉइल का पीएच एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया ज्यादा फर्टिलाइजर के यूज के कारण, तो एसिड नहीं सॉरी बेसिक हो गया, अगर ज्यादा फर्टिलाइजर यूज के कारण तो एसिड होता ही है, ज्यादा फर्टिलाइजर के यूज के कारण एसिडिक हो जाता है, फिर आप चूना डाल के उसे सही कर सकते हो। अगर कभी ज्यादा बेसिक हो गया तो बेसिक के लिए आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल दो अपने सॉइल में, तो ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होगा ना, बैक्टीरिया जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे, हमारी सॉइल हो गई है बेसिक, बेसिक सॉइल हो गई है, तो इसको ट्रीट करने के लिए आप ऑर्गेनिक मैटर डालो। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो हमारा सड़ने वाली चीजें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, इन पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन के टाइम पे एसिड प्रोड्यूस करता है। वो एसिड बेसिक सॉइल के बेस को न्यूट्रलाइज करके और उसे न्यूट्रल पीएच पे ले आती है, ठीक।
In case of soils with pH values in the alkaline region, the soil are not usually treated with acidic substances since it is impractical and uneconomical to treat the soil with acidic substance. मतलब impractical और uneconomical है, मतलब इतना एसिड नहीं फेंक सकते. ऑर्गेनिक मैटर मिला दो, मैंने सोल्यूशन तो दिया कि आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक मैटर मिला दो, ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे डिकम्पोज होता है तो वह हल्का एसिड प्रोड्यूस करता ही है. ठीक है, तो उससे आपकी बेसिक सॉइल सुधर सकती है. Rather, the topsoil is replaced by soil with pH value less in the less acidic region. ये भी एक ऑप्शन है कि आप ऊपर की सॉइल को हटा के दूसरी सॉइल से रिप्लेस कर दो उसको, जो कि कम एसिडिक हो, मतलब हल्की न्यूट्रल हो. इसी के साथ हमारा पीएच जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है यहां पे. और यहां पे स्क्रीन पे जो है वो 3 ऑप्शंस वो हैं जो आप जिनके थ्रू आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. सबसे पहला है यूट्यूब चैनल, दूसरा है मोबाइल ऐप और तीसरा है मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com. इन तीनों में से आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, 100% फ्री. कुछ नहीं खरीदना है, कोई चीज नहीं खरीदनी है, कोई कूपन नहीं लगाना है. 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई कूपन लगाना पड़े फिर फीस पे करना पड़े, नहीं, सारी चीजें फ्री हैं. और आपको ये सारे कोर्सेज वहां पे मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से 100% फ्री में मिलते हैं. यूट्यूब चैनल जहां पे आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, मोबाइल ऐप जहां पे इजी एक्सेस है, और ये भी आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो के टाइम पे जब वीडियो प्ले करोगे तो वहीं पे डायरेक्ट करेगा. और वेबसाइट जो है हमारी, वहां पे भी सारी चीजें सीक्वेंस में अरेंज्ड है, आप क्लिक करके, और यहां पे भी अगर आप किसी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब का प्लेयर ही यहीं ओपन हो जाएगा और आपको आपका वीडियो मिल जाएगा. इस तरीके से आप अपने वीडियोस कहीं भी 24/7 100% फ्री में अपने वीडियोस देख सकते हैं. आप मैग्नेट ब्रेन्स को यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि सारे नोटिफिकेशंस और सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. सो कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू.